हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक पर। तो इससे पहले अपन ने 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब हम एडजॉइंट का कंसेप्ट समझेंगे इस लेक्चर में, तो इसको आप इसकी बिल्कुल मत करना। इसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है जो एक्सरसाइज 4.4 से रिलेट करता है वो सारा एक ही वीडियो में समझाया गया है। तो यहाँ मतलब 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन हाँ जो भी कंसेप्ट है एडजॉइंट का वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है आपको। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है, इसके अंदर आपको ट्रांसपोज करना पड़ता है किसको, कोफैक्टर्स को। एग्जांपल समझा तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। बुक में ये जो डेफिनेशंस दे रखी है ना वो आपको ऐसे क्लियर नहीं होगी। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 3 into 3 की मैट्रिक्स हो गई है। मैं क्या कह रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हर एलिमेंट का आप ट्रांसपोज निकालो। हर एलिमेंट का, सॉरी, हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालो। आप कोफैक्टर निकालना जानते हो, जैसे एग्जांपल देता हूँ। A11 है आपके पास, ठीक है सर। इसका पहले M11 निकालो, ठीक है सर। फिर इसका A11 निकालो। समझ में आया। अभी पीछे वाले लेक्चर में सीखा था अपने, पहले M11 कैसे निकालते हैं अपन, देखो बता देता हूँ वापस से एक बार। इसको छोड़ते हो, इसको छोड़ते हो, तो A22 A32 A23 A33 ऐसे निकालते हो ना। फिर मल्टीप्लाई करते हो A22 को A33 को माइनस A23 को और A32 को, ऐसे ही करते हो। और फिर अ, ये A11 निकालते वक्त -1 की पावर 1+1 करके मल्टीप्लाई करते हो तो M11 से। ऐसे आपको सबके पहले कोफैक्टर निकाल लेना है। अब उन कोफैक्टर का क्या कर देना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है भैया, रो की जगह रो को कॉलम में बदलो, रो को कॉलम में बदलो, रो को कॉलम मतलब बात खत्म। तो देखो ये वाली लाइन जो है वो ऐसे हो जाएगी, फिर ये वाली लाइन जो है ये भी ऐसे हो जाएगी, फिर ये वाली लाइन जो है ये भी ऐसे बन जाएगी, और एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल आसान है। समझ गए यहाँ तक मेरी बात, ठीक है। आगे देखो। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये अपन ने समझ लिया कि भाई अगर इनको आपको 3 into 3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका ट्रांसपोज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको 2 into 2 की मैट्रिक्स दे देता है तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे एक ट्रिक है इसकी, क्या ट्रिक है भाई। अगर आपको यहाँ A11 है, यहाँ A12 है, यहाँ A21 है और यहाँ A22 है, तो अगर आपको डायरेक्टली इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एक शॉर्ट, एक तो तरीका मैंने आपको बता ही दिया, इसके आप कोफैक्टर निकालो और रोज की जो कोफैक्टर है उनको रो की जगह कॉलम में लिख दो, रो की जगह कॉलम लिख दो, निकल जाएगा। और एक और आपके इजी ट्रिक दे रखी है, वो क्या दे रखी है भैया, ये जो आपके पास ये दे रखना, 2 into 2 की मैट्रिक्स में लगेगा केवल ये जो आपके पास क्या है ये, सर ये हमारे पास ये जो A11 और A22 है, इनको आप क्या कर दो, इनको एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो, इनको एक्सचेंज कर दो। और ये जो 21 और 12 है ना, इनके आप साइन चेंज कर दो। बताओ समझ में आया क्या। क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दो। A11 को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो। कर सकते हो इतना। हाँ सर कर सकते हैं। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा 2 into 2 में। एक शॉर्ट ट्रिक है। डेफिनेशन देख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है कौन सा, के मैट्रिक्स का, ये ए देखो बड़ा लिख दिया मैंने अब, यहाँ पे छोटा है। ये ए क्या है, ये ए वो वाली मैट्रिक्स है कोफैक्टर्स की। ये जो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने की बात कर रहा है ना, वो मैट्रिक्स आपकी कोफैक्टर्स की है। कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाओ, उसका आप ट्रांसपोज करो। ठीक है। और देखो यहाँ ए आई जे इज द कोफैक्टर एंड एलिमेंट ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक ए इज नोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ूं, और देखो और क्या इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक थ्योरम नंबर 1 आ रही है आपके पास, उसको समझ लेते हैं। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक मैं बना देता हूँ फ्लैट करके। सर मैंने बनाया यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैंने भैया एक मैट्रिक्स बना दिया आपके सामने, ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि सर इसका आप मुझे एक तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख के दिखाओ। अभी मैंने सिखाया आपको एडजॉइंट ऑफ ए में लिखते हैं। सर इनके कोफैक्टर निकालो और उनको ऐसे लिख दो। अब मैं पूरा सॉल्व तो कर नहीं रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग केवल ए लिख के डिनोट कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, सर A11 A12 A13। अब कोफैक्टर मुझे पहले ऐसे लिखने चाहिए थे ना, लेकिन मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इनका एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। समझ गए यहाँ पे, ठीक है सर। सेकंड वाली रो, सेकंड वाली कॉलम बन जाएगी A21 A22 A23। थर्ड वाली रो, थर्ड वाली कॉलम बन जाएगी A31 A32 A33। ठीक है सर। बताओ यहां तक समझ में आया कि हाँ सर एडजॉइंट निकाल लिया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो ये मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं ए को
मल्टीप्लाई करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो क्या होगा मेरे साथ? तो लिखो सर, ए में तो है 1 1 है, A 1 2 है, A 1 3 है, A 2 1 है, A 2 2 है, A 2 3 है, A 3 1 है, A 3 2 है, A 3 3 है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इससे। A 1 1 है, A 2 1 है, A 3 1 है, A 1 2 है, A 2 2 है, A 3 2 है, A 1 3 है, A 2 3 है, A 3 3 है। अब आप थोड़ा ध्यान लगाना, अपन मल्टीप्लाई कैसे करते थे? याद करो, अपनी पुरानी यादों में चल जाओ, मैट्रिक वाले यादों में। सर रो को करते थे कॉलम से, तो करो। A 1 1 मल्टीप्लाई A 1 1, ऐसे ही तो करते हो, प्लस फिर क्या करते हो आप? सर फिर हम करते हैं A 1 2 मल्टीप्लाई A 1 2, फिर हम करते हैं प्लस A 1 3, फिर कोफैक्टर A 1 3, ऐसे ही करते हो। इसको इससे किया, फर्स्ट वाले को पहले पूरे से कर दिया, ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले को सेकंड से करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे सर? A 1 1 मल्टीप्लाई A 2 1 प्लस A 1 2 मल्टीप्लाई A 2 2 प्लस A 1 3 मल्टीप्लाई A 2 3। फिर इसको थर्ड से करेंगे, थर्ड से भी करो। A 1 1 मल्टीप्लाई A 3 1 प्लस A 1 2 मल्टीप्लाई A 3 2 प्लस A 1 3 मल्टीप्लाई A 3 3। अब सेकंड रो को करेंगे अगले से, तो मैं एक बार फर्स्ट समझा देता हूँ आपको। अब देखो, मैंने आपको क्या समझाया था। अपन इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ के आए हैं कि किसी भी एलिमेंट को उसी के आईजे के नंबर के हिसाब से अगर मैं कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो मेरा मैट्रिक्स हो जाता है। वो मेरा क्या हो जाता है? वो मेरा डिटरमिनेंट निकल जाता है। और अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो देखो ये A 1 1 A 1 2 A 1 3, सर ये रहे एलिमेंट A 2 1 A 2 2 A 2 3, ये रहे नंबर। तो ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। और कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग, ये भी क्या आएगा? जीरो आएगा। अब बताओ समझ में आया क्या? इसी तरह जब अगला करोगे, तो अगले पे यहाँ जीरो आएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 1 वाली लाइन है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो मैट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा, और फिर थर्ड वाला फिर जीरो निकलेगा। फिर अगले पे आओगे तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और लास्ट वाला ए ऐसे निकल जाएगा। और ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे बन जाएगी मैट्रिक्स? एक ऐसे। ये आपको बुक में समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे हुआ, लेकिन ये एक्चुअल में पीछे वाले उस कंसेप्ट से हुआ है। समझ रहे हो? तो बेसिक्स देखो कितने इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसमें से मैं ए डिटरमिनेंट कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैं इसको ए का डिटरमिनेंट आई कह सकता हूँ। कह सकता हूँ क्या? बताओ। तो देख लो, और यही चीज अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना, केवल ए से, तब भी यही कंडीशन बनती, और तब भी लास्ट के अंदर ये चीज निकलता। तो ये मैंने थ्योरम नंबर प्रूफ करके दिखा दी आपको, फर्स्ट वाली। अब मुझे बताओ, थ्योरम नंबर 1 में किसको डाउट है? बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं, मुझे स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते थे कि सर ये आया कैसे? टीचर बोल देता है सर रट लो। नहीं यार, रटना क्यों है यार? कंसेप्ट पता होना चाहिए ना आपको। देखो इसमें 4.3 का कंसेप्ट यूज हुआ है। अब बताओ समझ में आ गया? ठीक है सर, आगे बढ़ सकता हूँ ना? कमेंट सेक्शन में बताना कि ये चीज किस किसको पहले नहीं पता थी और अब पता लगी है, कि सर ये एक्चुअल के अंदर यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट कैसे आता है। आया समझ में कैसे आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, एक डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक के अंदर। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे। कब कहेंगे? जब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए। जब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, ये आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं। और देखो, हम उसको नॉन सिंगुलर कब कहेंगे? जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। सिंपल सी बात है यार, ये तो समझ गए। और देखो, मतलब डेफिनेशन से छोटे छोटे पॉइंट में सारे पॉइंट लेके चलो जो भी एनसीईआरटी के अंदर है, क्योंकि एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक एक पॉइंट से पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट आगे रिलेट करता है। और क्वेश्चंस वगैरह जब एग्जाम में बनते हैं, उनसे पॉइंट छोटे छोटे से एमसीक्यूज वगैरह बहुत सारे क्रिएट होते हैं। और देखो क्या बोल रहा है पॉइंट। थ्योरम नंबर 2, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं एक सेम ऑर्डर के, तो जब मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा, ए को बी से और बी को ए से, तो वो दोनों भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकलेंगे उसी ऑर्डर के। सिंपल सी बात है यार, है ना? तो इसको प्रूफ चाहो तो कर सकते हो। ए आप कोई भी मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स ले लो, सेम ऑर्डर की लेना, बी भी और ये दोनों सेम ऑर्डर की। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, ये नॉन सिंगुलर निकलेंगे। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, और देखो थ्योरम 3 क्या कह रही है आपको? अगर मैं ए बी का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट करता हूं, तो ये किसके इक्वल होगा? सर ये इक्वल होगा ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ए का डिटरमिनेंट निकालना, बी का डिटरमिनेंट निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और ए और बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हम पता है, हम डिटरमिनेंट जब भी हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सॉल्व करते हैं, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, बस स्क्वायर होना चाहिए। समझ गए क्या? ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट तो हो ही नहीं सकता है। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ते 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 अपन जैसे अपन ने ये प्रूफ पढ़ा था, ये वाला ये वाला प्रूफ पढ़ा ना अपन ने एक। हाँ सर, ये वाला प्रूफ पढ़ा। अब इसी प्रूफ की हेल्प से जो अपन है आगे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे आगे, देखो आप आगे। ओके, अब देखो मैं आपको एक एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम समझ लो या एक कंसेप्ट समझ लो या लाइन समझ लो, वो समझाने वाला हूँ। जैसे हमको पता है कि सर हम एडजॉइंट ऑफ ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो अपने पास सर ए का डिटर्मिनेंट और आई निकल के आता है। ये अपन ने अभी थ्योरम नंबर 2 के अंदर देख लिया था, ठीक है सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसका ए के साथ मल्टीपल है, वो मैट्रिसेस ऑफ ए है, ऐसे कह सकता हूँ क्या मैं? ठीक है सर, ये तो कह सकते हो। ये तो अभी अभी अपन ने निकाला था ना, ये तो निकाला अपन ने। अब मैं क्या कह रहा हूँ इस कंडीशन के अंदर, ये कंडीशन अभी हमने अपने प्रूफ करी थी कि ये सर ये होता है, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाली कंडीशन निकल जाती है। ठीक है सर, निकल जाती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें बोथ साइड डिटर्मिनेंट लो आप, बोथ साइड डिटर्मिनेंट्स लो। कैसे लोगे सर? एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, उसका ए के साथ डिटर्मिनेंट करना है आपको, तो यहां पर भी डिटर्मिनेंट लग जाएगा सर इसके ऊपर। समझ गए? डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट है ए का। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ अभी अपन ने एक मल्टीपल वाली चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी सर अपन ने? कि सर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ अलग और ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ अलग। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान देना। हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो ये कि आप ये समझो कि सर मैंने सेपरेट लाइंस के अंदर से ए के डिटर्मिनेंट को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और एक तरीका ये है कि इसका डिटर्मिनेंट ही निकालो आप अपने तरीके से। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो भैया? आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो? तो डिटरमिनेंट वैसे निकालते हैं, हम पहले फर्स्ट वाली रो को लेंगे, तो यहाँ डिटरमिनेंट लेंगे, इन दोनों का करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई करके हम ए डिटर्मिनेंट क्यूब लिख लेंगे। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। और लास्ट में हमारे पास डिटरमिनेंट के अंदर क्या बच जाएगा? अगर तीनों के अंदर से हम ए के डिटरमिनेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो सर ये 1 0 0 बचा, 0 1 0 बचा, 0 0 1 बचा। बताओ ये चीज बची क्या इस तरीके से? कुछ भी नहीं किया। या तो ऐसा समझो आप कि मैंने इसका डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर लिया है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? सर फर्स्ट वाली रो ली मैंने, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया, यहां से इसको माइनस किया, तो ए स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब निकल गया डिटर्मिनेंट का। या तो ऐसे समझो, या ऐसे समझो सेपरेट लाइन में से मैंने एक एक डिटर्मिनेंट को बाहर निकाल लिया, तो 3 है तो ए क्यूब आ गया आपके पास, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब आ गया, और अंदर क्या बचा? आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, उससे मल्टीप्लाई करें किसी को तो वही मैट्रिक्स आती है या डिटर्मिनेंट आता है। तो देखना इस वाली लाइन के बाद में यहां लिख रहा हूं मैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट एक्चुअल में ए का डिटर्मिनेंट का क्यूब आ गया। अब इस स्क्वायर से एक कट के तो क्यूब स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है सर, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या आया आपके पास? ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब आप गौर करो, अपन ने जो मैट्रिक्स ली थी ना, वी हैव टेकन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अपन ने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी, और यहां देखो क्या आया? 2 आया है। अब यहां से एक हिंट निकल के आता है। सर क्या निकल के आता है? यहां से एक हिंट निकल के आता है, हैंस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका ए का डिटरमिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर ऑर्डर एन, देन द रिलेशन इज, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जब भी हम एन मैट्रिक्स लेते हैं, मतलब एन ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो ए का मैट्रिक्स है ना, तो क्या निकल कर आएगा आपके पास? n-1 निकल कर आएगा। ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में और एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह बहुत हेल्प करेंगे। बताओ समझ में आया क्या? आ गया समझ में। मतलब कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिसेस है आप, डिटर्मिनेंट है आपके पास, वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होगा। मान लो मैंने आपको दे दिया ऑर्डर 4 into 4 का, तो यहां पता है क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप एमसीक्यूज वगैरह में डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे। बताओ समझ में आया क्या? तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। समझ गए क्या? यहां तक बताओ किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट और लास्ट थ्योरम बची है आपके, उसको और मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, फिर सारे पॉइंट हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मार्क कर लेना, इसको नोट कर लेना कि रिलेशन है आपके पास, ठीक है? आ जाओ। लास्ट थ्योरम आपकी थ्योरम नंबर 4, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। पहली कंडीशन तो क्या दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए है, वो इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो, पहली बात तो ये नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर समझते हो क्या है? अब मैं प्रूफ कर रहा हूं तो लेट करूंगा, एक ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मैंने अपनी मर्जी से ली। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब आपको पता ही है कि हम जब ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए ही निकल के आएगा, पता है आप लोगों को ये सब कुछ, ठीक है सर? देन देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच, मान लो एक और मैट्रिक्स है बी, स्क्वायर मैट्रिक है, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले 4.212 के स्टार्टिंग पढ़ा था ना, ए बी का जो मल्टीपल है इक्वल्स टू बी ए का जो मल्टीपल है वो आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ए इज इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, है ना? ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है सर? और अभी अभी अपन ने पीछे क्या पढ़ा था कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का जब मैं ए के साथ मल्टीपल करता हूं वो मेरे किसके इक्वल आता है सर, ए का मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीपल में इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई, ये अपन ने पहले प्रूफ किया था थ्योरम 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 1 में देखा था नहीं अपन ने कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए डिटरमिनेंट आई होता है नहीं होता? हाँ सर होता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक बार दोनों को इक्वल लो। अगर मैं ए को नीचे भेज दूं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं ए डिटरमिनेंट को नीचे भेज दूं इसके इक्वल में, तो सर ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बना आपके पास, और इसके बाहर है सर ए, यहां पर भी वही कंडीशन बनेगी अगर ये इनटू में दे रखा है आपको तो, 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई, बच गया, बताओ बचा नहीं बचा? सर बच गया। और हमारे पास क्या रिलेशन है सर, हमारे पास रिलेशन है ए को बी से इंटू करने पर और बी को ए से इंटू करने पर आई होता है नहीं होता है? हाँ सर होता है। अब मैं आपको सिंपली एक तरीका बता रहा हूँ, आप इधर ध्यान दो, अगर आपको बिल्कुल शॉर्टली इसको स्वीटली समझना है तो 1 अपॉन ए का जो डिटर्मिनेंट है वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू आई है हमारे पास। तो मान लो मैंने ए को वहां भेज दिया, ए को वहां भेज दिया तो ए नीचे चला गया, जब नीचे लिखा जाएगा तो इनवर्स में लिखा जाएगा, नीचे भेज दिया तो भैया इनवर्स में लिखा जाएगा, तो ए इनवर्स आई हुआ। अब आपको पता है ए इनवर्स आई एक्चुअल में ए इनवर्स ही होता है, ये भी अपन पहले सीख चुके हैं ना ये। तो एक नया फॉर्मूला बन के आ गया अपने पास ए इनवर्स का, ये लो, बताओ समझ में आया क्या? तो हमने नया फॉर्मूला क्या निकाल लिया भैया यहाँ पे कि ए इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये फॉर्मूला आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, समझ में आया? तो ये थ्योरम है, और ये सारी थ्योरम आप देखोगे थ्योरम नंबर 1 से चल रही है। थ्योरम नंबर 1 जो थी आपकी ये जितने भी अपन रिलेशन निकाल रहे हैं, जितने भी प्रूफ निकाल रहे हैं ना, वो एक्चुअल में इसी थ्योरम से चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको प्रूफ भी समझ में आना चाहिए और इसको कैसे एप्लीकेबल करना है आपको क्वेश्चन में वो भी समझ में आना चाहिए। उससे आप सारी थ्योरम्स और सारे लिंक्स जो है रिलेशन से वो सारे समझ में आ जाएंगे। आई होप आपका एनसीईआरटी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आप इन सबको एक बार नोट डाउन करेंगे फॉर्मूले के रूप में, सारी प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप एक्सरसाइज के ऊपर आगे बढ़ना। आपके देखना क्वेश्चंस वगैरह कितने मतलब बारीकी से आपको उनके कंसेप्ट याद आएंगे, हाँ यार ये अपन ने वहां पढ़ा, ये अपन ने वहां पढ़ा, और आप डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाओगे फिर आप फंसोगे। इस एग्जाम्पल में ये चीज कहाँ से आई, इस क्वेश्चन में ये चीज कहाँ से आई, बच्चों को ये सबसे दिक्कत हो। हर मतलब मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, मतलब बच्चे को, कि यार सबसे पहले एक्सरसाइज का एक बेसिक कंसेप्ट होता है हर एक्सरसाइज, मतलब हर एक्सरसाइज का है, मतलब मोस्टली एक्सरसाइज के ना पहले कुछ ना कुछ आपको मटेरियल दिया होता है, फॉर्मूला या कुछ भी इंट्रो पार्ट, उसका बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन, तो एक बार उसको पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद एक्सरसाइज और एग्जांपल पे जाओ, सीधे मत कूद पड़ो बजरंग बली बोल के, ऐसे नहीं करना है आपको ना। तो पहले आपको क्या करना है, पहले उसको समझना है, उसके बाद एग्जाम्पल पे आना है, उसके बाद एक्सरसाइज पे आया करो। ये एक तरीका होता है करने का, उससे आपका बेसिक कंसेप्ट और अच्छे से बनेगा। क्वेश्चंस में डाउट जो आएंगे वो ऐसे आएंगे जो मतलब लॉजिकल होंगे आपके, कि हाँ यार ये चीज ऐसे हुई तो अब आपके सवाल ऐसे होने चाहिए। आपको लिंक ही नहीं पता, ये चीज ऐसे हो रही है ऐसे, और वो सीधे आप डाउट पूछ रहे हो, तो मतलब फिर तो क्या ही मतलब है कि नहीं? तो आई होप क्लियर होगी ये बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ, आप एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है?